देखो, तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। सिंपल सी मीनिंग होती है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की मीनिंग होती है टैक्स पेबल ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। सिंपल सी मीनिंग। मैं आप लोगों को इनकम टैक्स 3 लेयर में पढ़ाने वाला हूं। तो आज की पहली क्लास ही पहला लेयर है, जिसमें मैं पूरा डायरेक्ट टैक्स का आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा, और जो ओवरव्यू रहेगा वो आपके सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। मैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे उससे। ठीक है। सेकेंड लेयर रहेगी कि मैं आप लोगों को फिर जो आपके बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट है वही आपका सेकेंड लेयर है। और थर्ड लेयर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हर टॉपिक को इंडिविजुअली। जैसे हेड वाइज अगर बात करें तो अलग अलग हेड क्या होते हैं, ठीक है, उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे फिर। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आज इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स पेबल ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। यहां पर मैं 3 वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं। एक होता है टैक्स, दूसरा होता है इनकम, तीसरा होता है पर्सन। टैक्स, इनकम और पर्सन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब टैक्स की। टैक्स अभी लिखो मत, बाद में आप लोग इसको, ये पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को, तो अभी समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करो। देखो, टैक्स क्या होता है। टैक्स कौन कलेक्ट करता है, किससे कलेक्ट करता है? सबसे पहला सवाल ये है। टैक्स हमसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। टैक्स हमसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू ही टैक्स है। गवर्नमेंट को देश चलाना है, देश चलाने के लिए क्या चाहिए उसको? पैसा चाहिए। और पैसा कहां से आता है? टैक्स से। अच्छा, मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू है टैक्स। टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट को कहीं कहीं से रिवेन्यू होती है ना। लेकिन हम अभी यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? टैक्स की। तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखी है। टैक्स जो होते हैं, 2 टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स बेसिकली कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके पहले कभी नाम सुने हो? हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम ही क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है अपना कस्टम ड्यूटी, दूसरा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक्साइज ड्यूटी, उसको हम बोलते हैं स्टेट एक्साइज। ठीक है। तो हम अभी डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस इनकम टैक्स पर है, तो मैं अभी इसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की मीनिंग क्या होती है वो मैं बता देता हूं। देखो, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो पर्सन है उसकी इनकम पर डायरेक्टली गवर्नमेंट टैक्स ले लेती। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, इसकी जो भी इनकम होगी इससे गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करेगी। डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करेगी मतलब अगर इस पर्सन से टैक्स अगर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम किसको होने वाली है? गवर्नमेंट किसके ऊपर केस चलाएगी? इसके ऊपर केस चलाएगी। मतलब जो भी कार्रवाई होती है किसके ऊपर करेगी? इस पर्सन के ऊपर डायरेक्टली करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, देने वाला ये है, लेने वाली गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है।
हाँ, इस पर्सन को टैक्स कितना कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वो प्रोफेशनल्स को हायर कर सकता है, उसको हम मीडिएटर नहीं बोलते हैं। जैसे इसको अपना असेसमेंट करवाना है, असेसमेंट क्या होता है आगे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, मतलब इसको अपनी इनकम कैलकुलेशन करवाना है, टैक्स कितना आ रहा है उसकी इनकम पर कैलकुलेशन कराना है, उसके लिए एक मीडिएटर नहीं बोल सकते, सीए, सीएमए, एलएलबी इस लोगों को क्या कर सकता है, हायर कर सकता है, जो उसका काम करके दे देंगे और कितना उसका टैक्स लायबिलिटी आ रहा है उसको बता देंगे, उनको हम मीडिएटर नहीं बोलते हैं। अगर मान लो गवर्नमेंट को इस बंदे से टैक्स लेना है और ये बंदे से टैक्स नहीं मिल पाया, इसने कुछ गड़बड़ी की, तो गवर्नमेंट सीधा प्रॉब्लम किसके ऊपर डालेगी, इसके ऊपर। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है कि यहां पर टैक्स का इंसिडेंस और टैक्स का इंप्लीकेशन दोनों सेम पर्सन पर पड़ता है। आई बात समझ में? मैं एक वर्ड यूज किया, टैक्स का इंसिडेंस एंड implication on same person। टैक्स का इंसिडेंस और इंप्लीकेशन जो है सेम पर्सन पर पड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकम टैक्स। ठीक, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। ये गवर्नमेंट है, ये लोग है। देखो अल्टीमेटली लोगों के ही जेब से पैसा जाता है टैक्स का, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, है ना। अल्टीमेटली किसके जेब से जाना है, हम जैसे लोगों के ही जेब से पैसा जाना है। लेकिन गवर्नमेंट यहां पर डायरेक्टली लोगों से कलेक्ट कर रही है टैक्स, इसलिए हम उसका नाम क्या रख दिए है, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में गवर्नमेंट और लोगों के बीच में कोई एक क्या होता है, मीडिएटर होता है। डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो लोगों से टैक्स लेने नहीं जाती। जैसे आप 5 रुपए का पार्ले बिस्किट खरीद लो मार्केट में जाके, तो क्या आप उसके ऊपर मान लो 50 पैसा अगर जीएसटी जुड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट को देने जाते हो क्या जीएसटी? नहीं, आपने वो जीएसटी का पेमेंट किसको कर दिया, उस दुकान वाले को। अब दुकान वाला क्या करेगा, पूरे महीने भर में जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया उसने लोगों से, उसका एक इकट्ठा चालान बनाएगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। मान लो किसी कारण से अगर गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स का या जीएसटी का पैसा नहीं मिला, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको पकड़ने आएगी, दो 50 पैसा मेरा। नहीं, वो किसको पकड़ेगी, उस दुकान वाले को पकड़ेगी। सही बात समझ में? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स का इंसिडेंस और इंप्लीकेशन डिफरेंट पर्सन पर होता है। सही बात समझ में? टैक्स देता कोई और है लेकिन गवर्नमेंट वसूलती किसी और से है। तो यहां पर इसका मतलब होगा गवर्नमेंट जो है टैक्स वसूलेगी किसी और से, लेकिन किसी और के जेब से टैक्स का पैसा जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इंसिडेंस एंड implication on डिफरेंट पर्सन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका एग्जांपल है जीएसटी, मान लो इसका एग्जांपल जीएसटी है। अब डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट और एसईसी जो टैक्स पेयर है उनके बीच में कोई है ही नहीं। और इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर किस लिए बोला जाता है इसको, क्योंकि एसईसी के बीच में, नहीं एसईसी नहीं बोल सकते, टैक्स पेयर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक पार्टी आ जाती है, मीडिएटर आ जाती है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मीडिएटर, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब डायरेक्ट टैक्स जो है ना, डायरेक्ट टैक्स वो भेदभाव नहीं करता, सॉरी भेदभाव करता है। इनडायरेक्ट टैक्स भेदभाव नहीं करता। भेदभाव समझते हो ना, पार्शियलिटी। कैसे? जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। अभी इस साल की अगर बात करूं, असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है अभी, इस साल में 7 लाख रुपए तक का अगर कोई साल में पैसा कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, तो टैक्स नहीं देगा। 7 लाख रुपया ऊपर, उससे ऊपर कमाने वाला जो बंदा है, जो टैक्स पेयर है, उसी को ही टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स देगा मतलब इतना नहीं, स्टार्टिंग में तो 5%, फिर धीरे धीरे 5-5% करके टैक्स बढ़ते जाता है। आरी वसन में मतलब गरीबों से और कम इनकम कमाने वालों से टैक्स नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट टैक्स। जो कमा रहे हैं, जो थोड़ा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा टैक्स देंगे। जो ज्यादा कमा रहे हैं उन लोग ज्यादा टैक्स देंगे, और ज्यादा कमा रहे हैं उन लोग बहुत टैक्स देंगे।
तो इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये भेदभाव करता है, ज्यादा कमाने वालों से टैक्स लिया जाता है और कम और नहीं कमाने वालों से टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भेदभाव नहीं करता। अंबानी भी अगर आ जाएगा 5 रुपए का दुकान से पार्ले बिस्किट खरीदेगा, उसको भी टैक्स कितना देना पड़ेगा, 50 पैसा ही देना पड़ेगा अगर उसमें उतना लग रहा है तो। वो पर्सन के बैकग्राउंड पर नहीं जाता है कि पर्सन कितना कमा रहा है या क्या, वो जिस नेचर का, जिस कैटेगरी का गुड्स और सर्विस खरीदता है, कंज्यूम करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको टैक्स कितना देना है। आई बात समझ में? तो यहां पर एक गरीब आदमी भी अगर पार्ले बिस्किट खरीदने जाएगा 5 रुपए का, तो उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, और एक करोड़पति भी जाके 5 रुपए का पार्ले बिस्किट खरीदेगा तो भी उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ये फर्क होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का अगर मैं बोलूं, ओवरऑल पूरे कंट्री में बेस ज्यादा है क्योंकि इसमें हर इंसान इन्वॉल्व है, और डायरेक्ट टैक्स में बोलूं तो कुछ ही लिमिटेड लोग ही इन्वॉल्व है, वो करोड़ों में, बस करोड़ों में मतलब एक, हमारे देश की जनसंख्या कितनी 141 करोड़ से ज्यादा है, तो 1-8 करोड़ लोग ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। मैं एक एस्टिमेटेड डेटा बता रहा हूं, एक्चुअल कुछ और हो सकता है। ये समझ में आया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इनकम टैक्स की मीनिंग कि टैक्स पेबल ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। तो मैंने आप लोगों को भी टैक्स बताया, तो इनकम टैक्स किस टाइप का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। अब हम बात करेंगे इनकम। ये जो इनकम टैक्स है ना, ये लोगों की इनकम पर लिया जाता है। इनकम टैक्स जो है किस पर लिया जाता है? लोगों की इनकम पर। तो अब मेरा मुद्दा ये है, इनकम से आप क्या समझते हो? इनकम, इस देश में तरह तरह के लोग हैं, तो क्या बताओ, हर सभी की इनकम जो है, सभी की इनकम वो क्या एक ही जगह से हो रही है क्या, कि अलग अलग नेचर की इनकम हो सकती है सबकी? जैसे अगर मैं बात करूं, कोई अगर नौकरी कर रहा है तो उसको वहां से क्या मिल रही होगी? सैलरी मिल रही होगी। कोई बिजनेस कर रहा होगा तो 50 प्रकार के बिजनेस है, ठीक है। किसी का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वहां से उसको ब्याज मिल रहा है, किसी ने शेयर में पैसा लगाया तो वहां से उसको डिविडेंड मिल रहा है, किसी ने अपने मकान को किराए पर दिया तो वहां से क्या मिल रही होगी? रेंट मिल रही होगी। किसी ने अपने मशीनों को किराए पर दिया होगा, कोई जमीन बेच के जमीन खरीद के जमीन बेच दे रहा है तो उससे कमा लिया। मतलब मैं अगर इनकम की लिस्ट बनाने बैठूं तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि कितनी बड़ी लिस्ट बनेगी, वो है कि नहीं। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। जैसे मैं बोला, आप अपना पूरा नाम पता पूरा डिटेल लिखकर मेरे को भेजो, ठीक है। मैं एज अ टीचर मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं कि आप अपना नाम, है ना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपकी क्वालिफिकेशन लिखकर भेजो। तो आपका जो दिमाग का, आपका जो माइंडसेट होगा, आप वैसा मेरे को भेजोगे। मैं आपको सेम चीज बोला कि आप भी अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख के भेजो, तो आपका माइंडसेट जो होगा मेरे को भेजोगे। वैसे ही मैं आपसे मंगाऊंगा, है कि नहीं। तो क्या तीनों अगर अलग अलग बैठे हो, एक जगह नहीं हो, तो आप लोगों का जो फॉर्मेटिंग आएगा उस चीज का सेम होगा। हो सकता है कि कोई अपना नाम पहले लिखा, मम्मी का नाम पहले बाद में मतलब आगे पीछे कर दिए, डेट ऑफ बर्थ को सेकंड में डाल दिए, उसके बाद फादर्स नेम लिख रहे। आई बात समझ में? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिलेगा कि नहीं मेरे को, कि आप किसी और तरीके से लिख के भेज रहे हो, आप अलग तरीके से लिख के भेज रहे हो, आप अलग तरीके से लिख के भेज रहे हो। आई बात समझ में? तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि गवर्नमेंट के साथ, अब गवर्नमेंट के बारे में सोच के देखो एक बार, गवर्नमेंट के बारे में सोच के देखो। गवर्नमेंट को अगर लोगों से इनकम की डिटेल मंगवानी है तो कितने लाखों करोड़ों लोग हैं। अगर उनसे गवर्नमेंट इनकम का डेटा मंगवाती है तो अपने अपने तरीके से अगर लोग भेजने लग गए कुछ भी डेटा, तो गवर्नमेंट के पास अलग तरीके से कुछ डेटा जाएगा, कितना हेडेक बढ़ जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनकम को 5 हेड में डिवाइड किया हुआ है। कितने हेड में डिवाइड किया है? 5 हेड। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
तीसरा होता है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा होता है कैपिटल गेन। उसके बाद होता है अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड होते हैं इनकम के। तो गवर्नमेंट ने जितनी भी इनकम्स है, जितनी भी इनकम, उसके लिए 5 हेड क्लासिफाई कर दिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनको सैलरी मिल रही है, उससे रिलेटेड चीजों को हम कहां देखेंगे? सैलरी में। जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपने हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर दिया हुआ है, वहां से उनको अगर रेंटल इनकम हो रही है तो उसको हम कहां लेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करके रखा है, किसी प्रकार प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में हम कहां देखेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। कैपिटल गेन में जो अपनी एसेट्स को बेच के पैसा कमा रहा है, जो अपनी एसेट्स को बेच के कुछ अर्न कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसको कैपिटल गेन में लेंगे। और ऐसी कोई भी इनकम जो ये 4 में फिट नहीं आ रही है, ऐसी कोई भी इनकम है जो 4 हेड में फिट नहीं आ रही है, उसके लिए हम ये वाला, मतलब ये वाला जो है ना हेड, धर्मशाला है। मतलब यहां पर केवल और केवल किनके बारे में बात होगी? जिन लोग जॉब करते हैं, जिनको सैलरी मिलती है। यहां पर केवल और केवल किसकी बात होगी? जिसको रेंटल इनकम हो रही है, वो भी मकान से। जिन लोग बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जगह है। जिन लोग एसेट्स बेच के अगर अर्न कर रहे हैं तो उनके लिए ये जगह है। इन चारों के अलावा अगर कोई भी आ गया तो उसके लिए अदर सोर्सेज बेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लॉटरी लग गई, तो लॉटरी लग गई तो सैलरी है क्या? वो बिजनेस की इनकम है? नहीं। कैपिटल गेन है? नहीं। अदर सोर्सेज है। मतलब लॉटरी लगना मतलब वो चारों हेड में नहीं आ रहा है, मतलब कहां जाएगा? अदर सोर्सेस में जाएगा। आप मशीन को किराए में देके पैसा कमा लो, मशीन किराए की इनकम आ रही है, लेकिन वो तो सेकंड वाला तो किसका किराया मिलना चाहिए? मकान का। मशीन को किराए में अगर आप दोगे तो उससे अगर रेंटल इनकम आ रही तो कहां लोगे? अदर सोर्सेस में लोगे। तो इस तरीके से हर हेड में उस पर्टिकुलर को इनकम को कैलकुलेट करने का पूरा रूल्स, प्रोविजंस दिए हुए। आई बात समझ में? अब मेरा एक छोटा सा ये बोलना है कि क्या कोई भी एक व्यक्ति किसी एक हेड से इनकम कमा सकता है कि मल्टीपल हेड से कमा सकता है? जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं अपने भाई के फर्म में जॉब भी करता हूं, वहां पे पूरा फाइनेंस का काम मैं देखता हूं, तो मेरे को वहां से सैलरी मिलती है। ठीक है। उसके बाद मेरा एक मकान है, मैंने उसको किराए पर दिया हुआ है, तो मेरे को वहां से क्या मिलता है? रेंट भी मिलता है। मैं बिजनेस भी कर रहा हूं, मेरा 2 बिजनेस है, एक क्लास चलती है, मेरा टैक्स कंसल्टेंसी का भी काम है, तो मेरा बिजनेस से भी, प्रोफेशन से भी इनकम होता है। एक बिजनेस है और एक प्रोफेशन है, और मेरा एक और बिजनेस है। तीसरा, मैं कभी कभी शेयर को खरीद के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेच भी देता हूं, तो मेरी एसेट्स को बेच रहा हूं, तो मेरे को वहां से क्या हो रही है? इनकम हो रही है। और मेरा बैंक में एफडी किया हुआ है, तो वहां से भी मैं इनकम कमा रहा हूं। मतलब मेरी 5 हेड से इनकम हो रही है। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरा सपना था कि मैं अगर कभी भी अपनी इनकम टैक्स की मतलब इनकम निकालूंगा तो मेरी 5 हेड से इनकम होगी कि नहीं, और आज के डेट में है। ठीक है, 5 हेड से मेरे को इनकम होती है, तो मैं सारी इनकम को मैं जोड़ दूंगा। तो ये जो कहलाएगा ना, ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। अब पानी पी के आ जाओ तो। भाई को नींद आ रही है आज। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। तो क्या गवर्नमेंट हमसे इसके ऊपर टैक्स लेगी? गवर्नमेंट हमसे इसके ऊपर टैक्स लेगी? नहीं लेगी। इस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती है। ठीक है। इसमें तीन एडजस्टमेंट्स और करने पड़ेंगे, उसके बाद जो इनकम आएगी उसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। इसके ये जो मैंने लिखा ना, ग्रॉस टोटल इनकम लाया, इसमें 3 टाइप के एडजस्टमेंट्स और होंगे, उसके बाद जो इनकम आएगी फिल्टर होके, उसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी। पहला एडजस्टमेंट होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है मैं बताऊंगा। दूसरा होता है क्लबिंग इनकम और डीम्ड इनकम का एडजस्टमेंट होगा। ठीक है।
और तीसरा एडजस्टमेंट होगा डिडक्शंस का। ये 3 एडजस्टमेंट होने के बाद जो इनकम आएगी फिल्टर होके, उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख कर बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर आप लोगों को एडजस्टमेंट करना है किसका, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम और डीम्ड इनकम। ठीक है, ये 2 एडजस्टमेंट यहां पर माइनस करोगे आप क्या, डिडक्शंस। अब बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स जो लेगी वो किस पर लेगी, टोटल इनकम पर लेगी। ठीक है, टोटल इनकम पर लेगी। तो मैं अभी आप लोगों को देखो, एक है ना ये जो लाइन मैंने लिखी हुई ना इनकम टैक्स की मीनिंग, उसको समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया क्या टैक्स क्या होता है। टैक्स मतलब 2 टाइप का होता है। टैक्स मतलब गवर्नमेंट की रिवेन्यू जो हमसे चार्ज करती है, हमसे लेवी करती है, हमसे वसूलती है। ठीक है, टैक्स मतलब 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसका इंसिडेंस और इंप्लीकेशन सेम पर्सन पर आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इंसिडेंस और इंप्लीकेशन डिफरेंट पर्सन पर आता है। फिर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं भी इनकम, कि इनकम क्या होती है। इनकम तो तरह तरह की हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने सहूलियत के लिए इनकम को 5 कैटेगरी में, 5 हेड्स में क्लासिफाई करके रखा है। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन, और 5वां है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसी की भी इनकम अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये 5 हेड में आप सारी इनकम को क्लासिफाई करके फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को 3 चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पहला होता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दूसरा होगा क्लबिंग ऑफ इनकम और डीम्ड इनकम, और तीसरा होगा डिडक्शन। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से यह है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से आप क्या समझते हो? आधी बात बता रहे हो। मैं बताऊं, देखो सुनो, एकदम प्रैक्टिकली सोचना। जब आपको इनकम हो रही है तो गवर्नमेंट आपसे क्या ले रही है, टैक्स ले रही है कि नहीं? मैं एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कुछ कुछ बोलूंगा, प्रैक्टिकली भले ऐसा नहीं होगा तो बात अलग है। जब आपको इनकम हो रही है तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है। तो अगर आपको लॉस होगा तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी क्या उसके ऊपर? भाई इनकम पर जब टैक्स ले रहे हो तो लॉस पर हमको दो ना आप कुछ। नहीं समझे बात को? तो गवर्नमेंट बोली, मान गई बात को गवर्नमेंट, ठीक है अगर आप इनकम हो रहा है तो हम आपसे टैक्स लेते हैं, लेकिन लॉस के केस में हम आपको कुछ देंगे। तो एक काम करो, हमारे पास तो पैसा है नहीं, आप एक काम करना, आपको अगर कहीं से लॉस हुआ है और आपको कहीं से इनकम हुई है तो उस लॉस को उस इनकम में माइनस कर देना, और जो बची हुई इनकम है उसके ऊपर टैक्स दे देना। आई बात समझ में? जैसे आपको मान लो 2 बिजनेस चल रहे हैं, एक बिजनेस से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और एक बिजनेस से आपको 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी तो इनकम पर लेगी, तो 10 लाख पर नहीं लेगी। एक बिजनेस का जो 5 लाख का लॉस है ना, उस लॉस को उस इनकम में माइनस कर देगी, तो जो बचा हुआ 5 लाख है उसके ऊपर आपसे टैक्स लेगी। आई बात समझ में? तो अगर करेंट ईयर में ये सारी चीजें हो रही है, करेंट ईयर में, कि करेंट ईयर के प्रॉफिट में से करेंट ईयर के लॉस को अगर आप माइनस कर दोगे तो बची हुई इनकम पर टैक्स दोगे, तो उस माइनस करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सेट ऑफ करना। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रिलेटेड टू करेंट ईयर। अगर मान लो आपके बिजनेस से 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और 12 लाख रुपए का लॉस हो गया किसी दूसरे बिजनेस से, 5 का प्रॉफिट है और 12 लाख का क्या है? लॉस है।
मतलब आपका कितना रुपए लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, 5 की इनकम है, 12 का लॉस है, तो 7 लाख एडजस्ट नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट बोलेगी एक काम करो, इस लॉस को आप अगले 8 साल तक एडजस्ट करते रहना आने वाली सालों की इनकम में से। तो जो लॉस इस साल की इनकम में से एडजस्ट नहीं हो पाया उसको हम क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड। जनरली सारी इनकम को, कुछ इनकम को छोड़ के 8 साल तक लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कुछ इनकम की अगर बात ना करूं तो कुछ बाकी लोगों को हम बाकी लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई बात समझ, मतलब 8 साल तक आपकी इनकम कम होते जाएगी। तो अगर आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले पांचों हेड में इनकम कर लो, कैलकुलेट, है ना, अलग अलग। उसके बाद हम बात करेंगे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे। उसके बाद आती है क्लबिंग इनकम और डीम्ड इनकम की बात। क्लबिंग ऑफ इनकम और डीम्ड इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है किसी और की इनकम को हमारी इनकम में ऐड कर देना। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, मतलब अभी किसकी इनकम कैलकुलेट हो रही है, मेरी, लेकिन किसी और की इनकम को भी मेरी इनकम में कैलकुलेट करके मेरे से टैक्स ले लेना। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, गवर्नमेंट बोलती है हम बच्चों से टैक्स नहीं लेते, मतलब बिलो 18 वाले से हम टैक्स नहीं लेते। अब मैंने अपनी बेटी के नाम से 10 लाख रुपए का एफडी करा के रखा है, मेरी बेटी 5 साल की है। अब वहां से उसको मान लो कुछ साल भर का 1 आध लाख रुपए उसके नाम से ब्याज आ जाता है। तो अगर प्रैक्टिकली देखें, मतलब अपेरेंटली देखें, तो वो 1 लाख रुपए किसकी इनकम है, मेरी बेटी की इनकम है। लेकिन अगर उसको आप टेक्निकली देखोगे तो इन्वेस्टमेंट किया कौन है, मैं। वो जो ब्याज मिल रहा है वो किसका होना चाहिए, मेरा। बस नाम मैंने उसके नाम से रख दिया है। मेरा बोलने का मतलब है, तो ऐसी इनकम जो है किसी और की, लेकिन जब असेसमेंट होगा ना तो उसके ऊपर का जो ब्याज है वो मेरी इनकम में जोड़ के लिया जाएगा। उसको हम बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब किसी और की इनकम को किसी और की इनकम में जोड़ के गवर्नमेंट उससे टैक्स ले लेती है। सिंपल सी बात है यार, 2 बच्चे लड़ रहे, मान लो अलग अलग घर के हैं, बच्चे लोगों को तो कुछ नहीं होगा, माँ बाप लड़ाई कर लेंगे। जैसे मेरी बेटी किसी को मार के आ गई तो दूसरे जो पेरेंट है वो आके बच्चों को कुछ नहीं बोलने वाले, वो आके किससे लड़ने वाले, गवर्नमेंट भी टैक्स लेना रहता है तो क्या करती है, बच्चों से टैक्स लेगी, उनसे ले लेगी। तो ऐसे करके कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे करके कुछ मतलब अपने को वहां पे सिचुएशन देखनी है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो किसी और की इनकम में जोड़ दी जाती है। तो चैप्टर आएगा तब मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है डीम्ड इनकम। उसके बाद आती है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो एक्चुअली इनकम है नहीं लेकिन आपकी इनकम मान लिया जाएगा। डीम्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो एक्चुअली है नहीं इनकम वो आपकी, लेकिन मान लिया जाएगा कि वो आपकी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक में 5 लाख रुपए कहीं से आ गया, कहां से आया, कैसा आया, आप नहीं बता पा रहे हो, डिपार्टमेंट पूछ रही, उसके बाद भी उसका सोर्स नहीं बता पा रहे हो, तो 5 लाख रुपए को क्या मान लिया जाएगा, आपकी इनकम। डीम्ड मतलब क्या, मान लेना। जो इनकम, डीम्ड मतलब होता है मानना हिंदी में। तो जो मानते किसको है, जो होता नहीं उसी को ही मानते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी इनकम, मान लो यहाँ पे कोई 10 लाख रुपए छोड़ के चला गया, उतने में ही कोई देख लिया कि भाई इसके यहाँ 10 लाख रुपए कैश पड़ा है, तो पूछ रहे, मैं बोला नहीं मालूम कहां से आ रहा है, तो 10 लाख रुपए किसकी इनकम मान लेंगे, मेरी। छापा वापा पढ़ते सुने हो ना, किसी के घर में अनाप शनाप पैसा निकल जाता है, सोर्स नहीं बता पाते, तो सबको क्या मान लेते, उसकी इनकम मान लेते। तो हम पढ़ेंगे डीम्ड इनकम का भी बहुत सारा लिस्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि डीम्ड इनकम किसको किसको बोलते हैं। तो जब आप सारी इनकम में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का एडजस्टमेंट करोगे, क्लबिंग ऑफ इनकम और डीम्ड इनकम का एडजस्टमेंट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा। अब ग्रॉस टोटल इनकम में गवर्नमेंट हमसे ग्रॉस टोटल इनकम पर टैक्स नहीं लेती। गवर्नमेंट कोई कोई चीज को प्रमोट करना चाहती है, जैसे प्रमोट करना चाहती है कि बोलती है गवर्नमेंट कि आप लोग अपना इंश्योरेंस करवा लो, आप लोग डोनेशन दिया करो। आ रही बात समझ में। तो गवर्नमेंट अगर किसी चीज को प्रमोट करेगी, मैं अगर बोलूंगा जाओ भाई इंश्योरेंस करा लो, नहीं कराओगे आप, क्यों कराओगे आप। लेकिन अगर मैं उसके बदले आपको कोई मोटिवेशन दूं, कोई लालच दूं, तो आप इंश्योरेंस कराओगे। मैं बोलूंगा होमवर्क करके आओ, नहीं करके आओगे। लेकिन अगर मैं कुछ लालच दूंगा, आप एक क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 100 रुपए मिलेगा तो करके आओगे कि नहीं होमवर्क। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमको डिडक्शन का लालच देती है।
आई बात समझ में? हाँ, तो डिडक्शन जो है हम इसको बोलते हैं चैप्टर 6A डिडक्शन। चैप्टर 6A डिडक्शन, ठीक है। मतलब यहां पर 80C से लेकर, सेक्शन की बात करो, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक पूरे डिडक्शंस है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपकी अगर ग्रॉस टोटल इनकम अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए आ रही है, तो गवर्नमेंट अगर आपको, आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो गवर्नमेंट ने आपको बोला है करने के लिए, जैसे LIC करवा लिया, तो आपको 1 लाख रुपए अगर मान लो डिडक्शन मिल जाएगा, तो अब आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? तो टैक्स किस पर लेगी आपसे? 9 लाख। अगर मान लो टैक्स का रेट, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, टैक्स का रेट मान लो 10% है, अगर आप वो काम नहीं करते तो टैक्स आपको 1 लाख रुपए देना पड़ता, लेकिन आपने वो काम कर दिया जो गवर्नमेंट ने बोला है, तो आपको अब टैक्स कितना देना पड़ेगा? 90,000। 9 लाख का 10%, तो आपको 10,000 का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? 10,000 का बेनिफिट हुआ। तो ये फायदा होता है डिडक्शन का। तो आपको इनकम समझ में आई, इनकम क्या है? ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ अभी 2 चीजें डिस्कस करी, एक होता है टैक्स, दूसरी होती इनकम। अच्छा, अब आप लोग जब देखोगे ना, अब आप लोग देखोगे एक चीज, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये पूरा चैप्टर है आप लोगों के बुक में, अलग अलग हेड्स, और सबसे ज्यादा समय अगर लगेगा पढ़ने में तो इन्हीं को ही पढ़ने में लगेगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं आप लोगों को बता दिया एक चीज कि टैक्स पेबल ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन। तो अभी आज के डेट से पहले मैं अगर पर्सन बोलूंगा तो आपकी आंखों में पर्सन ही दिखते होंगे, बस पर्सन मतलब नेचुरल पर्सन, हम लोग। लेकिन इनकम टैक्स को टैक्स वसूलने के लिए पर्सन का मतलब सिर्फ लोगों से मतलब नहीं है। इनकम टैक्स ने पर्सन के कैटेगरी में सबसे पहले इंडिविजुअल्स को रखा है, दूसरा HUF को रखा है, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद कंपनी, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, उसके बाद लोकल अथॉरिटी, उसके बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये 8 टाइप के पर्सन्स होते हैं। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेन, जब आपका चैप्टर चालू करेंगे तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूं। मतलब गवर्नमेंट को अगर आपसे टैक्स वसूलना है तो गवर्नमेंट टैक्स वसूलने के लिए किसके पास जाती है? पर्सन। और पर्सन सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं होते हैं भाई, पर्सन सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, 8 प्रकार के पर्सन्स होते हैं। तो सबसे पहला, उन पर्सन्स में सबसे पहला होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हम लोग, नेचुरल पर्सन, जिसमें मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन्स, सुपर सीनियर सिटीजन्स, इन लोग आते हैं, नेचुरल पर्सन्स। दूसरा आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली बिजनेस, सुने हो आप लोग? फैमिली बिजनेस, जैसे अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, आप तीनों अलग अलग परिवार से हो, आप लोगों ने अपने अपने घर से 5-5 लाख रुपए लाए, एक बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, जो भी आप लोगों के बीच में टर्म्स एग्रीमेंट हुआ होगा, और आप लोगों को जो भी प्रॉफिट होगा आप लोग बांट लोगे। तो आप लोगों को मैं फैमिली बोलूंगा क्या? नहीं, आप लोगों को मैं क्या बोलूंगा? पार्टनरशिप फर्म। लेकिन कोई कोई बिजनेस ऐसा होता है कि पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, अब उसके बच्चे भी उसी बिजनेस में है, मतलब एक परिवार मिलकर बिजनेस चला रहे, तो परिवार के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है क्या? नहीं होता है। तो अगर कोई बिजनेस को फैमिली चला रही तो उस फैमिली को एक पर्सन मानते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म को एक पर्सन मान रहे हैं, फर्म को अंदर में काम कर रहे तो पार्टनर है, लेकिन फर्म एक पर्सन है ना, तो वैसे फैमिली भी एक पर्सन है। यहाँ पे फैमिली का नाम क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
ज्यादा जानकारी हम लेंगे उस चैप्टर में, लेकिन मैं अभी एक एग्जांपल बस दे रहा हूं। तो अगर आप लोग घूमते फिरते देखे होंगे कहीं पे लिखा रहता है एंड सन्स एंड ब्रदर्स करके दुकानों का नाम, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली को ही रिप्रेजेंट करता है। आ रही बात समझ में? तो जो भी फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं उसको हम उस स्टेटस को बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद बात आती है पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म तो जानते हो आप लोग, 2-4 लोग मिलकर इकट्ठा हो गए और अपनी पूंजी लगाए, अपनी कैपिटल लगाए और बिजनेस करे, तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। कंपनी, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो कंपनी को भी एक पर्सन मानते हैं, भले उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन कंपनी भी क्या है? पर्सन है। हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। एक होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ज्वाइंट वेंचर सुने हो? हाँ, जैसे मारुति और सुजुकी, मारुति अलग कंपनी है, सुजुकी अलग कंपनी है ना? तो दोनों कंपनी मिलके एक प्रॉफिट मोटिव के साथ सामने आए हैं और लोग बिजनेस कर रहे हैं 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का। तो इस टाइप का 2 टाइप के पर्सन, 2 अलग अलग पर्सन, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक HUF भी हो सकता है। एक वो HUF भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, एक HUF भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। मतलब अलग अलग नेचर के पर्सन क्या हो गए? मिल गए। मिल जाने के बाद उन लोग कोई एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो इस नेचर के बिजनेस को हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जॉइंट वेंचर। आई बात समझ में? जॉइंट वेंचर। उसके बाद बात आती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नाम में इंडिविजुअल है, मतलब ये भी लोगों का एसोसिएशन है, लेकिन यहां पर सिर्फ कौन लोग होंगे? नेचुरल पर्संस होंगे। यहां पर आपको दूसरा पर्सन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं बोलूं एक कंपनी प्लस दूसरी कंपनी मिल गई, तो इसको मैं AOP बोलूंगा कि BOI बोलूंगा? AOP, क्योंकि ये भी एक पर्सन है, ये भी पर्सन है, दोनों एसोसिएट हो गए। लेकिन एक मिस्टर A है और मिस्टर B है, दोनों मिल गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल लोग इन्वॉल्व है। नहीं, पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। जैसे इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अभी नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में देखना जगह जगह गरबा ग्रुप बन जाते हैं। तो क्या वो ग्रुप बना है? ग्रुप, कोई पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ वो पर्टिकुलर एक ओकेजन में उन लोग 10-12 लोग इकट्ठा होते हैं और गरबा का एक इवेंट कराते हैं। तो क्या वो इवेंट कराने से उस ग्रुप को इनकम हुई कि नहीं हुई? बताओ कैसे होगी? सबसे पहली बात, उन लोग जैसे ही नवरात्रि आने के 10 दिन पहले से उन लोग है ना ट्रेनिंग व्रेनिंग देना चालू कर देते हैं। तो ट्रेनिंग की फीस चार्ज करते हैं लोगों से। फिर उन लोग एक ग्राउंड लेते हैं बहुत बड़ा, ग्राउंड में 50 प्रकार की स्पॉन्सरशिप लेते हैं लोगों से, स्पॉन्सरशिप से पैसा आता है। फिर वहां पर स्टॉल लगाने के लिए जगह देते हैं, तो स्टॉल लगाने वाले से पैसा लेंगे। एंट्री जो करेगा उसकी एंट्री फीस मांगेंगे। मतलब 50 जगह से इनकम हो रही है उनको, तो ग्रुप पैसा कमा रहा है, ग्रुप खर्चा भी करेगा, पैसा भी कमा रहा है। तो वो जो लोग एसोसिएट हुए उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं था, लेकिन उससे ऐसी एक्टिविटी कराने से अगर कोई इनकम हो जाती है उनको, तो लोग इकट्ठा हो गए, तो उसको हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में डालेंगे। क्लियर है? उसके बाद बात आती है लोकल अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुने हो आप लोग? ये कोई कंपनी है क्या? ये कोई गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट भी नहीं। लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट के जैसा एक्ट करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में जो भी आता है उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल अथॉरिटी। क्लियर है? उसके बाद बात आती है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्या होता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। आई बात समझ में? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है? कोई कंपनी है? पार्टनरशिप फर्म है? HUF है? AOP है? BOI है? नहीं है। ये कोई लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, लेकिन एक बॉडी तो है जो काम कर रही है, इनको भी इनकम होती है। तो ये कौन से कैटेगरी में जाएगा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब सोचो, ये छोटी सी
डेढ़ लाइन की डेफिनेशन कितना भारी भरकम मीनिंग लेके चल रही है अपने साथ। मतलब मैं बोल रहा हूं इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स। अब आपके सामने टैक्स नहीं, वो दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से पूरा। उसके बाद इनकम, इनकम मतलब वो पूरे पांचों हेड की लिस्ट खुल जानी चाहिए आपके सामने। फिर सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, इस दुनिया भर का जो जो होता है। उसके बाद पर्सन, मतलब वो पूरे 8 प्रकार के पर्सन। मतलब गवर्नमेंट अगर किसी से टैक्स ले रही है उनकी इनकम पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स। आई बात समझ में? अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक होता है प्रीवियस ईयर, दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, कुछ आइडिया है इसके बारे में आप लोगों को? बोलो। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इसके पीछे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के पीछे एक लॉजिक बता रहा हूं, उसको समझना, ठीक है? अभी मैंने आप लोगों को एक मीनिंग बताई कि इनकम टैक्स का मतलब क्या है। टैक्स पेबल ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। टैक्स पेबल ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, विच इनकम, और कब की इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी करंट ईयर जो चल रहा है 24-25 चल रहा है। एकदम लॉजिक से सोचना। अभी आज हम कौन से डेट में बैठे हैं? 12 अगस्त में, ठीक है? मान लो 12 अगस्त के दिन पे मैं हूं अभी। गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स दो, मैं बोलूंगा किस पर टैक्स दूं? आपकी इनकम पर टैक्स दो बोलेगी। और इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स होता है। इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स मतलब साल में एक बार लिया जाने वाला टैक्स होता है। तो मैं बोलूंगा सर मेरे को अप्रैल से ले, जैसे हम कभी भी बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे करेंगे, मेरे को अप्रैल से लेकर 11 अगस्त तक जो भी इनकम हुई है उसका तो रिकॉर्ड है मेरे पास, बोलूंगा। लेकिन फ्यूचर में जो इनकम होने वाली है 12 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक, वो मेरे को मालूम है क्या कितने होने वाली है? ये तो फ्यूचर है ना। मेरा बोलने का मतलब है कि इस साल का हिसाब किताब इतने दिन का है मेरे पास, आगे का है नहीं। तो गवर्नमेंट को मैं इस साल पर टैक्स दे सकता हूं क्या? इस साल की इनकम पर टैक्स दे नहीं सकता, क्योंकि इस साल मेरी इनकम मालूम ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं कहां आ गया 31 मार्च की डेट पर अगर आ जाऊं तो मैं पूरे साल भर की इनकम बता सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल बनाया, मैं जब भी गवर्नमेंट वर्ड बोल रहा हूं मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं बोलना चाह रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट काम करती है। तो मैं अगर 31 मार्च की डेट पे बैठा हूं तो मेरे को अगर पूछा जाएगा बताओ पिछले साल की पूरी इनकम कितनी है, तो बता पाओगे कि नहीं? तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लाया प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। गवर्नमेंट ने कौन सा कॉन्सेप्ट लाया? प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, सुनो। ये मान लो 2023 है, ये 24 है और ये 25 है। गवर्नमेंट बोलेगी कि आप पूरा साल भर आराम से इनकम कमाओ, और उस इनकम को कमा रहे हो तो उसका हिसाब किताब रख लो। पूरे साल भर आप चुपचाप बैठ के क्या करो? इनकम अर्न करो, और उस कमाई हुई इनकम का क्या करो? हिसाब रखो। हिसाब मतलब पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके चलो। अब इस इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा आप उसको अगले साल के 31 जुलाई तक उस इनकम पर हमको क्या दे देना? टैक्स दे देना। मतलब आपने इनकम कब कमाई? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, लेकिन उस इनकम पर टैक्स का पेमेंट आप कब कर रहे हो? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। आई बात समझ में? तो आप जब भी टैक्स का पेमेंट करने जाओगे ना, तो टैक्स का पेमेंट करने के पहले आप अपना असेसमेंट करोगे। क्या करोगे? असेसमेंट। असेसमेंट कब से करोगे? देखो 31 मार्च तक तो आप इनकम कमा रहे हो रात के 12 बजे तक मान लो, और 31 मार्च वो ईयर का एंडिंग है। अब आप जब 1 अप्रैल को सो के उठे
अब मैं पूछूंगा आपने पिछले साल कितना इनकम कमाया, बता दोगे कि नहीं? ठीक है, होता है ऐसा, रात को 12-12 बजे बच्चे मेरे को फीस डाल देंगे तो मेरे हिसाब तो मेरे को उधर ही रखना पड़ेगा ना। अब मान लो किसी बच्चे की फीस आई 31 मार्च को रात को 11:30 बजे, तो मैं उसको कौन से साल में लूंगा? पिछले साल लूंगा कि इस साल लूंगा? पिछले साल रिकॉर्ड लेना पड़ेगा ना, इसलिए 31 मार्च तक आपको हाथ नहीं लगाएगा कोई। फिर 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा कि आपने 31 मार्च तक कितना पैसा कमाया, उसका आपको क्या करना है? असेसमेंट करना है। क्या करना है? असेसमेंट। असेसमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जिसका जो पर्सन है उसकी आपको इनकम की कैलकुलेशन करनी है, इनकम की कंप्यूटेशन करनी है, और क्या करना है? टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करनी, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी तभी निकलेगी ना जब आप इनकम निकाल पाओगे किसी की। तो इस साल में 31 मार्च के बाद आपको क्या करवाया जाएगा? असेसमेंट करवाया जाएगा, असेसमेंट। अब असेसमेंट अगर आप ज्ञानी हो तो खुद ही कर सकते हो, नहीं हो तो किसी प्रोफेशनल को हायर करोगे। आगे बात समझ में? अब असेसमेंट करने के बाद आपको पता चल गया आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, तो 31 जुलाई तक आपको समय दिया जाएगा, आप टैक्स लायबिलिटी का यहां पर आके क्या कर दो? पेमेंट कर दो। आई बात समझ में? तो आप लोग देखना, अभी 31 जुलाई जो गया उसमें ITR फाइलिंग हो रहा था। तो ITR मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न का मतलब वापसी वाला रिटर्न नहीं, रिटर्न का मतलब होता है फॉर्म। इनकम टैक्स की भाषा में RETURN मतलब फॉर्म को बोलते हैं। मतलब 31 जुलाई तक वो चालू हो गया था, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से चीजें चालू हो गई थी। कब तक चली? 31 जुलाई तक। तो लोग क्या कर रहे थे? फॉर्म भर रहे थे, ITR का फॉर्म बोलते हैं। फॉर्म भरने के बाद उसको ऑनलाइन गवर्नमेंट के पास क्या करते? सबमिट कर रहे थे। उस फॉर्म में लोग अपनी इनकम बताते हैं, कितना उन्होंने टैक्स वगैरह पेमेंट किया वो बताते हैं, और जो भी चलान वलान आ रहा होगा टैक्स का पेमेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो किसी की पर्सन की इनकम की कैलकुलेशन करना और उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसकी कैलकुलेशन करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट। और प्रीवियस ईयर में तो बंदा क्या कर रहा है? बैठ के पैसा कमा रहा है, यहां पर थोड़ी टैक्स दिया है। नहीं नहीं नहीं, एक कॉन्सेप्ट आएगा, हम पढ़ेंगे आगे असेसमेंट में। एक होता है सेल्फ असेसमेंट। आप खुद ही अपनी इनकम कैलकुलेट करो, खुद ही कितना टैक्स आ रहा है बताओ, और चालान पे कर दो 31 जुलाई के पहले। गवर्नमेंट को लगेगा कि आपने सब चीज सही किया है तो कुछ नहीं, ठंडा कोई मतलब ठंडा मतलब ठंडे में रह जाएगा, आपका केस प्रोसेस कर देगी। और अगर गवर्नमेंट को आपके ऊपर कुछ डाउट हो रहा है तो नोटिस भेजेगी, लाओ अपना पूरा हिसाब किताब, हम आपका इसको रूटनी करेंगे। हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ असेसमेंट का, जहां पे पहले तो गवर्नमेंट आपको नॉर्मल सही सच्चा आदमी मान के चलती है, उसके बाद लगता है गड़बड़ी है तो फिर वो आपको बुलाएगी, केस चलेगा आपके ऊपर। अब जैसे मान लो कभी कोई क्राइम हो गया और इधर बैठा है जज, तो क्रिमिनल अपने आप का केस थोड़ी लड़ेगा, क्योंकि उसको लीगल चीज मालूम नहीं होती ना, उसका केस लड़ता कौन है? वकील। तो वैसे ही जब भी किसी के ऊपर असेसमेंट चलता है और ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पे प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। तो आप लोग उसी की पढ़ाई कर रहे हो। आई बात समझ में? तो जिस साल में पर्सन बोल रहा हूं ना, कोई आदमी नहीं बात कर रहा हूं मैं, जिस साल में पर्सन इनकम अर्न करता है और उस कमाई हुई इनकम का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उस साल को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। उस साल को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। और जिस साल में उस पर्सन की कमाई हुई इनकम पर क्या होता है? असेसमेंट होता है। असेसमेंट मतलब इनकम की कैलकुलेशन करना और टैक्स लायबिलिटी निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। पूरा मार्च तक बोलेंगे। हाँ, ये तो ड्यू डेट है, 31 जुलाई तक जमा करना रहता है, लेकिन ये पूरा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो असेसमेंट ईयर भी 12 महीने का एक टाइम पीरियड होता है, प्रीवियस ईयर भी 12 महीने का एक टाइम पीरियड होता है। मैं अभी जो भी बातें कर रहा हूं इन जनरल बात कर रहा हूं। जब हम चैप्टर चालू करेंगे ना, तो चैप्टर में वापस असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर पढ़ने वाले हम लोग। तो तब मैं आप लोगों को 5 मिनट, तब मैं आप लोगों को उसका डिटेल बताऊंगा। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस ही इधर चालू हुआ तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा?
मान लो अगर किसी आदमी ने बिजनेस अक्टूबर में चालू किया तो उसके लिए प्रीवियस ईयर कहां से होगा, अक्टूबर से यहां तक। तो वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा जब हम चैप्टर में जाएंगे, लेकिन अभी को ओवरव्यू दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, प्रीवियस ईयर एक ऐसा साल है जहां पे इनकम क्या करता है, पर्सन इनकम अर्न करता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब उस कमाई हुई इनकम पर अपना असेसमेंट करवाएगा और इस साल वो टैक्स का पेमेंट करेगा, तो उसको हम कौन सा साल बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। नहीं, गवर्नमेंट पहले 31 जुलाई तक तो आपसे डेटा मंगवाएगी, बाद में फिर वो चेकिंग चालू होगी तो नोटिस बाद में आती है। तो आप प्रोफेशनल को हायर करोगे, जैसे मेरा टैक्स कंसल्टेंसी का काम है, मैं बताया। ठीक है, तो अभी 31 जुलाई तक मैं इसी काम में इन्वॉल्व था, लोगों का आईटीआर फाइल करना, लोग अपना पूरा डेटा लेके आते थे तो पूरा इनकम टैक्स निकालना, सब ये सब काम। हाँ हाँ, वहां पे ऑनलाइन सबमिट करना रहता है फॉर्म। नॉलेज होना चाहिए। आपने अगर अपने करिकुलम में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे आप बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम में अगर आपका इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है तो आप प्रोफेशनल हो, आपने पढ़ा है वो सब्जेक्ट, आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो आप कर सकते हो वो काम। डिग्री कोई हल्की चीज नहीं होती है। आई बात समझ में? अच्छा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पति पत्नी के जैसे होते हैं, मतलब साथ में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर इधर है तो असेसमेंट ईयर उसका 4 साल के बाद होगा। प्रीवियस ईयर हमेशा असेसमेंट ईयर के पहले वाला साल होता है और असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर के बाद वाला साल होता है। आई बात समझ में? जैसे आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कंप्यूट हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपको असेसमेंट ईयर के लिए ही इनकम निकालनी है, 24-25 के लिए। और कभी कभी बोलेगा कंप्यूट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, तो आप मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, आपको प्रीवियस ईयर की इनकम निकालनी है। जैसे कोई इंसान है मिस्टर राहुल नाम का, आपका नाम तो राहुल राहुल तो नहीं है ना किसी का, तो अगर मैं बोलूं मिसेस राहुल, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मिस्टर राहुल मतलब वो हस्बैंड होगा, मिसेस राहुल मतलब उसकी वाइफ होगी। मतलब हम बात करें तो एक दूसरे हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोल दिया असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब मैं नहीं बोल के भी बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर 23-24, और मैं अगर प्रीवियस ईयर 23-24 बोल रहा हूं, मतलब मैं नहीं बोल के भी असेसमेंट ईयर क्या बोल रहा हूं, 24-25 बोल रहा हूं। बच्चे लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर प्रीवियस ईयर 23-24 लिखा है तो हम क्या करें, इसमें तो डेटा आगे का दिया है पीछे का दिया। अरे भैया, आपको इनकम की कैलकुलेशन हमेशा इस वाले फाइनेंशियल ईयर को बेस लेके करना है। इस साल के लिए तो हम क्या निकालते हैं, टैक्स निकालते हैं, लेकिन इनकम कौन से साल की लेते हैं, इस साल की लेते हैं। आई बात समझ? जब अपना आईटीआर फाइल करोगे ना इस साल का, तो ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा असेसमेंट ईयर 24-25, लेकिन उस आईटीआर में डिटेल जो जाएगी वो कौन से साल की इनकम की जाएगी, 23-24 से साल की इनकम जाएगी डिटेल। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अभी मेरी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें रह गई है, वो कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर छुट्टी होगी। इतनी बात समझ में आई? असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, असेसमेंट किसको बोलते हैं वो भी समझ में आया। असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्सन की इनकम की कंप्यूटेशन करना और टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन करना। ठीक है, अब मैं भेज दूंगा पीडीएफ। एक मिनट आप लोग उधर बैठो, तो उस तरफ क्लास में बैठो ना। अब ऊपर भी बच्चे आते पढ़ने, यहां पर भी आते पढ़ने, बाजू में क्लास है वहां पे भी पढ़ने आते बच्चे, उधर स्कूल है वहां पे भी पढ़ने आते बच्चे। तो मैं सारे बच्चों को अपना स्टूडेंट बोलूंगा क्या? मैं स्टूडेंट किसको बोलूंगा, जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उनको ही बोलूंगा। अगर आप पर्सन्स को खोजने जाओगे तो पर्सन तो हमारे इंडिया में भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन पर असेसमेंट चलता है। जो पर्सन जिन पर असेसमेंट का प्रोसेस चल रहा है उन पर्सन्स को बोला जाता है एसईसी। उन पर्सन को क्या बोला जाता है, एसईसी।
सारे पर्सन एसईसी नहीं होते, जिन पर असेसमेंट चल रहा है उन्हीं को क्या बोला जाएगा, एसईसी। तो डिपार्टमेंट एक वर्ड यूज करेगी एसईसी, ASSESSEE। एसईसी इज अ पर्सन जिस पर क्या चल रहा है, असेसमेंट का प्रोसेस चल रहा है। किसी भी पर्सन को एसईसी नहीं बोल सकती, मैं किसी को भी स्टूडेंट नहीं बोल सकता। मेरा स्टूडेंट मतलब मैं अपना स्टूडेंट किसको बोलूंगा, जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसके ऊपर असेसमेंट चला रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एसईसी। वो पर्सन हो सकता है लेकिन एसईसी जरूरी नहीं कि होगा। जैसे आप लोग पर्सन हो, एक इंडिविजुअल पर्सन हो, लेकिन आप लोग एसईसी हो, आज तक अपना आईटीआर फाइल किए हो, नहीं किए हो, आप लोग एसईसी नहीं हो। लेकिन मैं अपना आईटीआर फाइल करता हूं और मैं अपनी डिटेल्स देता हूं, जो भी टैक्स अगर आया तो देता हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, एसईसी। आई बात समझ, पर्सन मैं भी हूं, पर्सन आप लोग भी हो, लेकिन एसईसी कौन है, मैं, लेकिन आप लोग नहीं। क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को आज बताया इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर बताया टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उसके बाद इनकम, इनकम के हेड्स, ठीक है, कैसे किसी की टोटल इनकम निकाली जाती है, और एक मैंने बताया आपको पर्सन, ठीक है। असेसमेंट बताया, एसईसी बताया, असेसमेंट ईयर बताया, प्रीवियस ईयर बताया। हमारे सिलेबस की अगर बात करूं तो हम अभी असेसमेंट ईयर कौन सा पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ईयर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, 24-25। तो 24-25 असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा, 23-24। हाँ, पेमेंट साथ में करना पड़ता है, ठीक है, पेमेंट साथ में करना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, एक आदमी ने, एक सैलरीड एम्प्लॉय था, सैलरीड एम्प्लॉय था, तो उसकी कुछ है ना 12-13 लाख रुपए सैलरी थी। तो उसका सैलरी का कुछ टीडीएस कटा हुआ था, मतलब टैक्स उसका ऑलरेडी पेड था। अब जब मेरे पास उसका फॉर्म 16 आया, मतलब पूरा डिटेल फॉर्म 16 मतलब सैलरी की डिटेल रहती है उसमें, तो मैंने उसमें देखा, इनकम डाल दिया। फिर एक AIS इंफॉर्मेशन होता है, वो निकाला मैं ऑनलाइन साइट से, तो देखा है भाई ने 8 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड बेचे हुए हैं, और खरीदा था कितने में, 2.5 या 3 लाख रुपए, बहुत पहले से खरीद के रखा था। तो इसको कैपिटल गेन आ रहा है, और इसने मेरे को बताया नहीं था कि भैया आपका कैपिटल गेन है करके, मतलब मैंने ऐसा बेचा है, मैं बताया कि ऐसी सी बात है आपके ऊपर तो कैपिटल गेन आ रहा है, तो इतना और टैक्स पटाना पड़ेगा। मान लो 3 लाख रुपए कैपिटल गेन था उसका, ठीक है, 3 लाख का कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म था, तो लॉन्ग टर्म पर 20% पड़ता है, सीधा 60,000 रुपए टैक्स। शॉर्ट टर्म पे 15 है, नहीं नहीं, अभी इस असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं। हाँ, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब पता चलता है। तो 60,000 रुपए उसको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ा। कब पटा है हम टैक्स, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो मैंने उनको चालान बना के दिया, बोला जाओ अपने बैंक में पे करो। चालान पे हुआ, फिर चालान का एक BSR कोड आता है, एक चालान का सीरियल नंबर आता है, चालान की अमाउंट रहती है, चालान का डेट रहता है। ये 4 चीज ITR में डालना पड़ता है कि हमने इस तारीख को इस BSR कोड से इस सीरियल नंबर का चालान पे किया है, तब वो डिपार्टमेंट उसको मिलाती है। कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस और इंटरेस्ट लगेगा। 31 जुलाई के पहले विदाउट लेट फीस, विदाउट इंटरेस्ट के साथ होता है, उसके बाद करोगे तो लेट फीस लगेगी। वो स्लैब रेट है, लेट फीस 5,000, 10,000 फ्लैट है, ऐसा है। ये समझ में है आप लोगों को? तो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या होता है। अच्छा, एक छोटी सी बात, फिर अपनी क्लास ओवर हो जाएगी आज। जैसे कोई पर्सन है, टैक्स उससे कौन लेता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं आती है टैक्स लेने, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना के रखी है, उस बॉडी का नाम है CBDT। गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट CBDT नहीं आती, गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT के अंदर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट को काम करना रहता है ना इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो डायरेक्ट अब मोदी जी नहीं आएंगे टैक्स लेने। उन्होंने इस मामले के लिए किनको हायर किया हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर को। कौन है अभी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, श्रीमती निर्मला सीतारमन। उनके अंदर में CBDT का बोर्ड आता है। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज, जो भी डिसीजन है, वो कौन लेता है, CBDT।
अब सीबीडीटी के अंदर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी काम होता है, आप किन से इंटरेक्ट करते हो? आप ऊपर के 3 लेयर से इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप किन से इंटरेक्ट करोगे? आईटीडी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आपका केस चलेगा, जो भी चलेगा आईटीडी में चलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चलेगा। क्लियर है बात, समझ में आई? अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना रहेगा, मतलब इनकम टैक्स का मतलब क्या बताया कि गवर्नमेंट को, सॉरी, टैक्स पेबल ऑन अ इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या पूरे दुनिया में किसी से भी टैक्स ले लेगी? क्या जाके आप पर्सन हो टैक्स दो? अभी तो मैंने बताया ना, टैक्स पेबल ऑन अ इनकम ऑफ अ पर्सन। तो पर्सन तो सभी है, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी पर्सन होगा, अमेरिका में काम कर रही कंपनी भी पर्सन होगी। तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट जाएगी अमेरिका टैक्स लेने? इंडिया की गवर्नमेंट जो है अपने कवरेज क्षेत्र में जो आ रहा है उनसे ही टैक्स ले सकती है। इंडिया की गवर्नमेंट किससे टैक्स लेगी? जो उनके कवरेज क्षेत्र में आता है। तो ये कवरेज क्षेत्र को बोलते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। आई बात समझ में? और कवरेज क्षेत्र मतलब, मैं एक ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं जो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। और जिसका, अब बताओ कोई मान लो मिस्टर जॉन नाम का आदमी है, वो अमेरिका में रहा, अमेरिका का आदमी है, वो आया इंडिया में, घूम फिर के चला गया, और जब घूमने आया था तब उसको इनकम यहां पर हुई। तो बताओ मिस्टर जॉन पर इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स लेगी? क्यों लेगी? काम वही किया है, काम अमेरिका में किया था, वो घूमने के लिए इंडिया आया था, उसी बीच में उसको कोई कुछ पेमेंट वेमेंट कर दिया होगा। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मिस्टर जॉन नाम का आदमी इंडिया आया घूमने के लिए, पेमेंट भी उसको बाहर से ही मिला है, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिया की गवर्नमेंट उस आदमी से टैक्स ले सकती है क्या? इंडिया की गवर्नमेंट 2 चीज देखती है टैक्स लेने के लिए। एक तो कवरेज क्षेत्र देखेगी कि हमारे एरिया में किसने कमाया, दूसरा सामने वाले का रेसिडेंशियल स्टेटस देखेगी। क्या देखेगी? रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है उस पर्सन का इंडिया से कैसा रिलेशन है। जिसका जितना गहरा रिलेशन होगा उतना गहरा वो टैक्स पटाएगा, उतना ज्यादा वो टैक्स पे करेगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा कल की क्लास में, जो मैंने आज बताया एक ओवरव्यू था, पहला चैप्टर अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम चालू करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे एग्रीकल्चर इनकम वगैरह। अच्छा, आप लोगों को दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आप 5 हेड ऑफ इनकम बताए और मैंने अभी एक नाम ले लिया एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम अगर होगी वो कहां आएगी? ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है, हम चैप्टर है उसका पूरा पढ़ेंगे। जैसे मान लो आप किसान हो, आलू उगाते हो, आप किसान हो, आलू का फसल आप उगाते हो, आलू को उगा के अगर आप मार्केट में बेच दिए तो आपके ऊपर टैक्स नहीं आएगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन अगर लग रहा है आलू को अगर मैं चिप्स बना के मार्केट में बेचूं, पैकेट वैकेट बना के, तो आलू बेचने तक का जितना इनकम होगा या आलू मार्केट में बिक जाए उतने तक की जो इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में जाएगी, और उसके आगे की जो प्रोसेस्ड वाली इनकम है वो आपकी बिजनेस इनकम में जाएगी। तो हमको वही चैप्टर में पढ़ना है। जैसे चाय पत्ती, जानते हो ना चाय पत्ती, चाय पत्ती की इनकम जितनी भी होती है ना उसका 60-40 का रेशियो होता है। 60% को एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं और 40% को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम वाले चैप्टर में। इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा एक इनकम टैक्स का क्या दे दिया, ओवरव्यू दे दिया। हर चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी बेसिक कॉन्सेप्ट पर रहेगी, ठीक है।